हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा है विश्व अस्थमा दिवस 2025, तीसरा विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025, चौथा वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025, पांचवा भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता FTA, छठा टॉपिक है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी, सातवां भारत टेलीकॉम 2025, आठवां नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, नवा टॉपिक है फ्रेडरिक मर्ज, 10वां है सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन, 11वां मानव विकास रिपोर्ट 2025, 12वां इग्लाएस, 13वां टॉपिक है होक आई 360 प्रौद्योगिकी, 14वां टॉपिक है गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हवाई हमला किया गया। कुल मिलाकर 9 साइटों को इसमें लक्षित किया गया है। रात को 1-1:30 बजे के लगभग ये अटैक किया गया और 9 साइटों को इसमें लक्षित किया गया था। ये जो साइटें थी ये लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित समूह से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी साइट थी। पहला है मरकाज सुभान अल्लाह बहावलपुर, दूसरा है मरकाज तैयबा मुरीद के। ठीक है, ये बहावलपुर वाला है ये जैसे मोहम्मद का था और ये मुरीद के वाला है ये LET लश्कर तैयबा का था। तीसरा है सर्जल तेरा कला, ये भी जैसे मोहम्मद का है। चौथा है महमूना जोया सियालकोट, ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पांचवा है मरकाज अहले हदीथ बरनाला, ये LET का है। छठा है मरकाज अब्बास कोटली, ये जैसे मोहम्मद का है। सातवां है मस्कर राहिल साहिद कोटली, ये हिजबुल मुजाहिदीन का है। आठवां है सैवाई नाला कैंप, ये मुजफ्फराबाद ये LET का है लश्कर तैयबा का है। ठीक है, नौवां है सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैसे मोहम्मद का है। तो ये 9 साइटें थी जिन पे भारतीय वायुसेना ने हमला किया। ठीक है, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को इसमें निशाना नहीं बनाया गया है और ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए हैं जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक है जो पहले भी हुई थी। अगला है विश्व अस्थमा दिवस 2025। प्रतिवर्ष मई माह के दूसरे मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मई माह के दूसरे मंगलवार को। ठीक है, और इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस है वो मंगलवार 6 मई 2025 को मनाया गया। इसकी थीम थी मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के नेतृत्व में पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में 35 से अधिक देशों में मनाया गया था, जो स्पेन के बार्सिलोना में पहली विश्व अस्थमा बैठक को चिन्हित करता है। ठीक है, तो ये था विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को मनाया गया और ये मई के पहले मंगलवार को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला है विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025। तो प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ IAAF द्वारा की गई थी, जिसे अब विश्व एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल और कॉलेज स्तर पर छात्रों को ट्रैक और फील्ड खेलों से जोड़ना था। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025, ये इसका 12वां संस्करण था और इसका आयोजन 7 से 9 मई तक नई दिल्ली में किया गया। 7 से 9 मई तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और ये इसका 12वां संस्करण था। इसके आयोजक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ, मेजबान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और सह मेजबान भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी थे। ये तीनों इसके आयोजक थे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और भारतीय अंतरिक्ष यात्री सोसाइटी, ये तीनों इसके मेजबान थे।
इसकी थीम थी नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, ए स्पेस एक्सप्लोरिंग रेनेसा। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन की घोषणा की है। अभी इस पे वार्ता चल रही थी, तो ये भी कंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, जिसके 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है। ठीक है, अभी कितना है, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और ये 2030 तक दोगुना हो जाएगा। तो भारत ब्रिटेन एफटीए की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत भारत की जो 99% वस्तुएं हैं वो शुल्क मुक्त हो जाएंगी। ठीक है, 99% वस्तुएं हैं, उन पे कोई टैरिफ नहीं लगेंगे। तो पहला है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत यूके में कार्यरत कुशल भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। ठीक है, तो जो कुशल भारतीय श्रमिक वहां पे काम करते हैं, जो कुशल भारतीय पेशेवर वहां पर जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत जो 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है, श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को, उससे 3 साल तक छूट दी जाएगी। 3 साल तक उससे छूट दी जाएगी। दूसरा है मिनरल्स और बेस मेटल्स पर यूके के टैरिफ जो वर्तमान में 2 से 18% की सीमा में है, वो समाप्त हो जाएंगी। अगला है अपने किसानों की सुरक्षा के लिए भारत ने डेयरी उत्पादों, सेव, पनीर आदि जैसी संवेदनशील वस्तुओं को किसी भी शुल्क रियायत से बाहर रखा है। ठीक है, तो ये एफटीए में शामिल नहीं है। डेयरी उत्पाद, सेव, पनीर जैसी चीजें ये एफटीए में शामिल नहीं है। भारत ने अपनी ओर से विस्की और जिन पर टैरिफ को 150% से घटाकर 75% करने और 10 वर्षों में इसे 40% करने पर सहमति जताई है। और ब्रिटेन ने कहा कि वह कोटा के तहत ऑटोमोटिव टैरिफ को भी 100% से घटाकर 10% करेगा। सौंदर्य प्रसाधन, एरोस्पेस उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, विद्युत मशीनरी, शीतल पेय, चॉकलेट और बिस्कुट पर भारतीय टैरिफ में भी कमी की जाएगी, जिससे ब्रिटिश निर्यातकों के लिए बाजार और अधिक खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ है जहाज। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन, जहाज से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन, एरोस्पेस उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, विद्युत मशीनरी, शीतल पेय, चॉकलेट और बिस्किट पर भारतीय टैरिफ में कमी की जाएगी। ठीक है, और कपड़ा और फुटवेयर उद्योग ने कहा है कि शुल्क समाप्त होने से निर्यात और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कपड़ा और फुटवेयर को भी इसमें शुल्क से छूट मिलेगी। भारतीय कपड़ा निर्यात को वर्तमान में यूके में 10% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ता है। अभी तक 10% टैरिफ भारतीय कपड़ों पर लगता है, अलग अलग 10% तक लगता है। ठीक है, और व्यापार सौदा भारत को बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ अधिक समान स्तर पर ला सकता है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स में बांग्लादेश एक बड़ा प्लेयर है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर ये भारत को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। तो एफटीए हो जाने से भारत पर जो 10% तक टैरिफ लग रहे थे वो नहीं लगेंगे, और ये बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों का सामना कर पाएगा भारत। विदेशी बाजार में, ब्रिटेन में भारत बांग्लादेश के उत्पादों का सामना कर पाएगा। नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है ये? गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। तो गिफ्ट सिटी में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। ठीक है, तो उसको एक ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना की मंजूरी मिली है इसमें। ठीक है, ये केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2023 के अनुसार स्थापित किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 1963 में स्थापित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्षमता निर्माण के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है, 1963 में स्थापित हुआ है ये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, और कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और अब इसका एक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में। इसे 2002 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था, और इसे नेक से A+ ग्रेड प्राप्त है, और AACSB द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, जो इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बिजनेस स्कूलों के चुनिंदा समूह का हिस्सा बनाता है। अगला टॉपिक है भारत टेलीकॉम 2025। ये इसका 22वां संस्करण है, भारत टेलीकॉम 2025 का।
और इसका उद्घाटन 6 मई को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा नई दिल्ली में किया गया। कहाँ हुआ है ये? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, 6 और 7 मई को हुआ है। 6 मई को इसका उद्घाटन किया गया। दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दूरसंचार विभाग के सहयोग से इसको आयोजित किया गया। दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा दूरसंचार विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। अगला है नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। तो 7 मई को देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ठीक है, ये 244 जो वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिले हैं, ये क्या होते हैं? ये सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, सामरिक और रणनीतिक रूप से। ठीक है, जो बॉर्डर एरिया होते हैं या फिर जो महत्वपूर्ण जहाँ पे संस्थान स्थापित होते हैं, ऐसे जिले हैं, उनको 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में शामिल किया जाता है। ये लोगों को किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का एक अभ्यास है। नागरिक सुरक्षा अभ्यास में जिला नियंत्रक, विभिन्न जिला प्राधिकारी, नागरिक सुरक्षा वार्डन और स्वयंसेवक, होमगार्ड, साथ ही एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस के सदस्य और स्कूल और कॉलेजों के छात्र सक्रिय भागीदारी की। ठीक है, ये सक्रिय भागीदारी करते हैं, इन्होंने सक्रिय भागीदारी की। ठीक है, और ऐसा अंतिम अभ्यास है वो 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है, अगला है फ्रेडरिक मर्ज। एक कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज हैं, वो जर्मनी के नए चांसलर चुने गए हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव नेता हैं और ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। ठीक है, जर्मनी की संसद के निचले सदन में कुल 630 सांसदों में से 325 ने मर्ज के पक्ष में मतदान किया, जो बहुमत के लिए आवश्यक 316 से अधिक है। पहले राउंड में इनको बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, तो दूसरे राउंड में ये बहुमत इन्होंने हासिल कर लिया। 325 मत इनको मिले हैं 630 में से, और 316 बहुमत के लिए आवश्यक थे। तो फ्रेडरिक मर्ज हैं, वो जर्मनी के नए चांसलर हैं। अगला है सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट सम्मेलन। ये इसका 11वां संस्करण है और इसका उद्घाटन 6 मई को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में किया गया। ठीक है, सम्मेलन के दौरान भारतीय शिपिंग रजिस्टर ने सऊदी अरब के दम्मम में अपने नए कार्यालय के उद्घाटन की घोषणा की। तो भारतीय शिपिंग रजिस्टर ने अपना नया कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब के दम्मम में। अगला है मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। तो इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक था ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। ये इस साल का रिपोर्ट है, उसका शीर्षक था ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 से इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत 2023 मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 130वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट 2025 की है, लेकिन जो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, वो 2023 का है। तो इसमें भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर रहा है। 130वां स्थान है भारत का 193 देशों में। 2022 में भारत का स्थान 133वां था। ठीक है, 2022 में 0.76 से 2023 में 0.85 तक HDI मूल्य में वृद्धि के साथ भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है। ठीक है, तो भारत जो उच्च मध्यम मानव विकास श्रेणी है वो 0.7 से शुरू होती है, तो उसके नजदीक पहुंच गया है। 0.85 भारत का स्कोर है 2023 का। HDI मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है, में औसत उपलब्धि को मापने वाला एक समग्र सूचकांक है। ठीक है, तो इसके लिए हेल्थ, जीवन प्रत्याशा है, उसको मापा जाता है, और ये शिक्षा, इसमें स्कूल में बिताए गए वर्ष और औसत वर्ष, उन सबको मापा जाता है, और जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल आय GNI, उसको मापा जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक GII में 2022 के 108वें स्थान से 2023 में 193 देशों में 102वें स्थान पर पहुंच गया है। तो GII इंडेक्स के स्कोर में भी, स्थान में भी सुधार हुआ है। पहले 2022 में 108वें स्थान पर था लैंगिक असमानता सूचकांक में, और अभी 102वें स्थान पर है। भारत ने लैंगिक विकास सूचकांक GDI पर 0.874 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे वह समूह 5 के देशों में शामिल हो गया है जिन्हें लैंगिक अंतर को कम करने में सफलता मिली है,
कम करने में सफलता मिली है। ठीक है, 0.874 अंक प्राप्त किए हैं भारत ने और वह समूह 5 के देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड 0.972 के स्कोर के साथ शीर्ष पर और दक्षिण सूडान 0.388 के स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, स्कोर है 0.972 और अंतिम स्थान पर 193वें स्थान पर दक्षिण सूडान है, 0.388 इसका स्कोर है। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश भारत के साथ 130वें स्थान पर है, नेपाल 145वें स्थान पर है, भूटान है वो 125वें स्थान पर है, पाकिस्तान 168वें स्थान पर है और अफगानिस्तान 181वें स्थान पर है। ठीक है, तो जो भारत से ऊपर जो है वो कौन कौन से हैं? पहला चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर और भूटान, ये 3 देश भारत से ऊपर हैं। ठीक है, भूटान 125वें स्थान पर है। तो चीन, श्रीलंका और भूटान को छोड़कर बाकी सभी, बांग्लादेश है वो भारत के बराबर है और बाकी सभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल भारत से नीचे हैं। ठीक है, तो इसमें बांग्लादेश भारत के बराबर है, पड़ोसी देशों में बांग्लादेश भारत के बराबर है। ठीक है, और भूटान, चीन, श्रीलंका भारत से ऊपर हैं और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत से नीचे हैं। 1990 के बाद से भारत के मानव विकास सूचकांक HDI में 53% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक और दक्षिण एशियाई औसत से अधिक है। 1990 के बाद से 53% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जो वैश्विक औसत और दक्षिण एशियाई औसत है उससे अधिक है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2022 में 71.7 वर्ष से बढ़कर 23 में 72 वर्ष हो गई है, जो सूचकांक की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। शिक्षा के संदर्भ में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष लगभग 13 वर्षों पर स्थिर रहे हैं, जबकि स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.6 से मामूली रूप से बढ़कर 6.9 वर्ष हो गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है 2022 में $8,475 अमेरिकी डॉलर थी। ठीक है, उससे बढ़कर 2023 में $9,047 अमेरिकी डॉलर हो गई है। और 1990 के बाद से प्रति व्यक्ति GNI, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2,167.22 से लगभग चौगुनी हो गई है। ठीक है, 9,047 हो गई है और 1990 में 2,167 थी, तो ये लगभग इसकी चौगुनी हो गई है। 2015-16 से 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग, 135 मिलियन लोग, 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। भारत में असमानताओं से संबंधित संकेतकों के कारण HDI में 30.7% की हानि हुई है, 30.70% की हानि हुई है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को एक उभरती हुई AI शक्ति के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी थीम भी AI बेस्ड है। अब की बार जो शीर्षक है इस रिपोर्ट का वो AI बेस्ड है। तो भारत को एक उभरती हुई AI शक्ति के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्ति के रूप में पहचाना गया है। भारत वैश्विक AI सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में स्थान पाने वाला एकमात्र निम्न मध्यम आय वाला देश है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास की प्रगति 35 साल के निचले स्तर पर रुक गई है। 2024 के अनुमान सभी क्षेत्रों में HDI प्रगति रुकने का संकेत देते हैं। 2023 में 1990 के बाद से सबसे कम वार्षिक HDI वृद्धि दिखाई देती है। इसमें महामारी के वर्ष हैं, उनको भी छोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी 1990 के बाद सबसे कम वार्षिक HDI वृद्धि अब की बार रही है। अगला टॉपिक है इग्ला एस। भारत को हाल ही में रूसी इग्ला एस वायु रक्षा मिसाइलों की एक नई खेप प्राप्त हुई है। इग्ला एस है वो रूस द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कंधे से प्रक्षेपित की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, इसे अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSWORD के नाम से भी जाना जाता है। इसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है तथा ये क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें भी निष्क्रिय कर सकती है। इसका जो मिसाइल का वजन है वो 10.8 किलोग्राम है। ठीक है, और इसके लॉन्चर समेत जो वजन है, पूरे सिस्टम का वजन है, मिसाइल प्रणाली का वजन है वो 18 किलोग्राम है, जो युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान करता है। इसको कंधे पर उठाकर ले जाना आसान होता है। ये हवाई लक्ष्यों के ताप संकेतों को लॉक करने के लिए इंफ्रारेड होमिंग का उपयोग करता है। ठीक है, इंफ्रारेड होमिंग का उपयोग करता है। ठीक है,
हीट सीकिंग फैसिलिटी है इसमें, तो उससे ये पहचान लेता है। ये 6 किलोमीटर दूर और 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। 6 किलोमीटर दूर तक और 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। मिसाइल की गति 400 मीटर प्रति सेकंड है और इसको लॉन्च करने का जो समय है वो 13 सेकंड में इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी ईगल आईएस। अगला है होक आई 360 प्रौद्योगिकी। अमेरिका ने हाल ही में भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होक आई 360 प्रौद्योगिकी की बिक्री को मंजूरी दी है। ये रेडियो आवर्ती संकेतों का पता लगाने, भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए निचली पृथ्वी कक्षा में 3 उपग्रहों के समूह का उपयोग करता है। लो अर्थ ऑर्बिट में 3 उपग्रह स्थापित किए गए हैं। तो होक आई 360 प्रौद्योगिकी है वो उन 3 उपग्रहों का उपयोग करता है निगरानी के लिए। ये उन जहाजों का पता लगा सकता है जो विवादित या संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैकिंग से बचने के लिए अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो एक पहचान प्रणाली है होक आई 360 प्रौद्योगिकी, अमेरिका द्वारा भारत को दी गई है। अगला है गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया गया है। तो हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है। ठीक है, एआई इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम है। ये उपयोगकर्ता हैं जो एटीएम से सोना खरीद सकते हैं या उसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, इससे खरीद भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, दोनों फैसिलिटी है इसमें। जमा किए गए सोने को मौके पर ही पिघलाया जाता है और उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। मशीन है वो बाजार दर के अनुसार शुद्ध सोने का रियल टाइम मूल्य भी दिखाती है। ये उपयोगकर्ता की अनुमति के बाद सोने का मूल्य 30 मिनट के भीतर उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ग्राहक वर्चुअल रूप से आभूषण पहनकर भी देख सकते हैं। आधार सत्यापन, पहचान पत्र जांच और उपयोगकर्ता की तस्वीर रिकॉर्ड करने की सुविधा भी इसमें है और संदिग्ध लेन देन को ये तुरंत चिन्हित कर पुलिस को अलर्ट भेज देता है। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी लॉन्च किया गया था वर्ष 2022 में। ठीक है, वर्ष 2022 में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्तमान में भारत में 14 स्वर्ण एटीएम सक्रिय हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 हैं, दुबई, सिंगापुर और लंदन। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।